हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जो निकल कर आई है। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बात करेंगे इसमें विप्रो के बारे में, टाटा स्टील के बारे में, दीपक नाइट्राइट के बारे में, प्लस एक बहुत दुखद खबर के बारे में जो जापान से निकल कर आ रही है, और बात करेंगे आखिर में स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। अब टाटा स्टील के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई है, और जो रिपोर्ट है वो निकल के आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सीज गुड अपसाइड फॉर टाटा स्टील इन 3 मंथ्स, शुड यू बाय। सो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है वो आती हुई देखने को मिली है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और उनकी तरफ से 3 महीने का टाइम फ्रेम के लिए टारगेट निकल के आया है। टाटा स्टील अनडाउटेडली अगर आप देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट होती हुई देखने को मिली। अगर आप देखेंगे टाटा स्टील शेयर प्राइस फॉलन फ्रॉम अराउंड 1142 टू 885 अ पीस लेवल, लॉजिंग अराउंड 22%। यहाँ पर आपको देखिए गिरावट डिप आता हुआ देखने को मिल चुका है। बट टाटा पावर के अंदर दोस्तों जो गिरावट है वो कह सकते हैं कि मार्केट के कारण भी आती हुई देखने को मिली है। और अब जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है वो मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक बाय कॉल इनिशिएट किया है, और उन्होंने कहा है कि 1045 रुपये के लक्ष्य के लिए आप टाटा स्टील के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। बाइंग रेंज जो उनकी तरफ से आती हुई देखने को मिली है वो 895 रुपीज़ की आती हुई देखने को मिली है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 799। उनका मानना है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर ये जो टारगेट है ये अचीव हो सकता है। मुझे भी लगता है देखिए टारगेट ये अचीव हो सकता है। इसके रीज़न का यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। टाटा स्टील ने अभी तक अगर आप देखेंगे तो कोई भी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर अनाउंस नहीं किए कंपनी के। यहाँ पे जो आपको स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो कंपनी का स्प्लिट है वो दोस्तों होने वाला है 10:1 का। या आपको याद ही होगा कि आपको टोटल 10 शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो स्प्लिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन की फेस वैल्यू का। 1 की फेस वैल्यू में जाएगा जो 10 की फेस वैल्यू पहले थी। सो ये जॉब स्प्लिट की अभी तक डेट अनाउंस नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी दोस्तों कोई कंपनी डेट अनाउंस करती है तो उसके अंदर एक मूव आता हुआ देखने को मिलता है, एंड आई थिंक वो मूव आता हुआ देखने को मिलेगा जब कंपनी डेट अनाउंस कर देगी। तो डेफिनेटली उस डेट का भी सबको वेट है, बेसब्री से देखना पड़ेगा कब यहाँ पे कंपनी अनाउंस करती हुई देखने को मिलती है। एक और दोस्तों जो टारगेट निकल के आया है वो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से निकल के आया है। उनकी तरफ से जो टारगेट है वो 1368 रुपीज़ का है, लेकिन इनका जो टाइम फ्रेम है वो पूरे 1 ईयर का आपको रहता हुआ देखने को मिला है। अब एक बार स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज दोस्तों मेटल स्टॉक्स के अंदर गिरावट आती हुई देखने को मिली। कल बहुत बढ़िया तेजी आई थी, लेकिन आज गिरावट आई। पास्ट 5 डेज में स्टॉक 4% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। टाटा स्टील में अगर अभी आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया तेजी बनती हुई देखने को मिली है। एंड जिस प्रकार से देखिए चाइना एक फैक्टर लाता हुआ देखने को मिल रहा है, बात हो रही है चाइना की तरफ से एक स्टिमुलस पैकेज की, जो बहुत बड़ा आता हुआ देखने को मिल सकता है। और वो जो आता हुआ देखने को मिलेगा वो आता हुआ देखने को मिलेगा स्पेशली मेटल सेक्टर के लिए। तो अगर चाइना ऐसा स्टिमुलस लेके आता है तो आई थिंक इन कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको पोजीशन बनानी है तो टाटा स्टील में बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। अब बात करते हैं विप्रो के ऊपर। तो विप्रो के ऊपर भी एक रिपोर्ट निकल के आई है। निकल के जो आई है वो आई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट 465 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर विप्रो पर निर्धारित करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि खरीदारी करनी चाहिए विप्रो में फॉर अ टारगेट ऑफ 465 रुपीज़। अब लगातार अगर आप देखेंगे तो आज सबसे पहली बात तो आईटी के दिग्गज टीसीएस के नंबर्स निकल के आए। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो मिले जुले हैं, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है और बहुत नेगेटिव भी नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से गिरावट बनती हुई देखने को मिली है, आई थिंक ये टाइम टू अक्यूमुलेट बनता है अच्छी अच्छी कंपनीज को। और विप्रो अगर आप देखेंगे पास्ट में भी तो एक वेल परफॉर्मर रहता हुआ देखने को मिला है, स्टडी परफॉर्मर रहता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस पर आपको जाना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी लगातार बढ़िया करती हुई नजर आई है। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और याद रखिए कंपनी ने डेट भी अनाउंस कर दी है, बट लगातार कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो पॉजिटिव नजर आती है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। और विप्रो इन लेवल्स पर डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सही दिखता है। स्टॉक के बारे में एक बार बात करें। विप्रो अगर अभी आप देखेंगे तो डेफिनेटली गिरता हुआ देखने को मिला है। बट लास्ट 5 डेज में स्टॉक में थोड़ा सा पोटेंशियल लाया था, लेकिन स्टॉक इतना बढ़ नहीं पाया। 425 रुपये का हर्डल साफ साफ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो तेज़ी हुई, बट वही 424.7 पे जाके स्टॉक आपको रुकता हुआ देखने को मिल गया। एक महीने में गिरावट आई है 12% के आसपास की। विप्रो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर सही दिखता है, आप बाइंग कर सकते हैं, इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मतलब स्टॉप लॉस ऑफ 400, अगर 400 के नीचे आता है तो दिक्कत है। टू बी प्रिसाइज 397, लेकिन अगर इसके नीचे नहीं जाता है और स्टॉक यहीं कोशिश करता है तो आई थिंक ब्रेकआउट जल्द आएगा और वापस से 450 रुपीज़ के लेवल देखने को बहुत जल्द मिलेंगे।
तो जिनको भी पोजीशन बनानी है वो याद रखिएगा ये लेवल 450 का टारगेट है, लेकिन 400 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। 425 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट खबर के बारे में जो निकल के आई है जापान से, और काफ़ी दुखद खबर है। सो फ्रेंड्स, जापान के फॉर्मर पीएम शिंजो आबे जी का आज अगर आप देखेंगे डेथ हो गई। उनको एक रैली के अंदर गोली मार दी गई। कह सकते हैं कि जापान हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फ्रेंड रहता हुआ देखने को मिला है, और शिंजो आबे जिनकी आज डेथ हो गई, वो कह सकते हैं कि भारत के बहुत अच्छे मित्र रहते हुए देखने को मिले, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहता हुआ देखने को मिला है अगर मैं सही कहूँ तो जापान। और जिस प्रकार से देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, या फिर कहूँ यहाँ पे सुजुकी को लाना, मारुति सुजुकी को लाना, कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़े यहाँ पर जापान की तरफ से भारत में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया गया है, प्लस इंडिया के काफ़ी लोग जापान में भी आपको काम करते हुए देखने को मिलते हैं। प्लस मारुति अपने आप में कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है जापान की कंपनी, जिसने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पेनिट्रेशन किया। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती हुई नजर आई। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खबर ख़राब निकल के आती हुई देखने को मिली, और इनकी डेथ हो गई। सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, और उन्होंने अपना पद भी इसलिए छोड़ा था बिकॉज वो बीमार थे। बट इंपॉर्टेंट क्यों है इस न्यूज़ को कवर करना, ये डेफिनेटली आप लोग सोच रहे होंगे, बिकॉज याद रखिएगा जापान हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ऐसी खबर निकल के आती है तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलता है हर जगह पे। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे ऐसे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस खबर को इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी इकोनॉमिक पार्टनर है, और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि जो कंट्री के टाइप्स है वो आपको हमेशा ही वैसे के वैसे रहते हुए देखने को मिले जो अभी के भी प्राइम मिनिस्टर है। बिकॉज शिंजो आबे से तो डेफिनेटली हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध थे इंडिया की पूरी कंट्री के, और स्पेशली अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये खबर बहुत ज़्यादा दुखद थी जो आज निकल के आई। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, और लास्ट 5 डेज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई बड़ी तेज़ी तो हुई नहीं। एक महीने में भी अगर आप देखेंगे 0.85% नीचे है। अब दीपक नाइट्राइट अपने 52 हफ्तों के लोस के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। अभी भी 100 रुपये ही अगर आप देखेंगे ऊपर है, अपने 52 वीक लोस है। बड़ी तेज़ी भी यहाँ पर होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। अब दीपक नाइट्राइट मुझे लगता है कि एक लेवल पर अभी अटक रहा है। 1800 रुपये इसके एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। उस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 1800 रुपये का लेवल अगर एक बार ये क्रॉस कर देता है तो आप मान के चलिए यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत जो है वो होती हुई देखने को मिलेगी। दीपक नाइट्राइट मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर काफ़ी सही दिखता है, और इन लेवल्स पर डेफिनेटली बाइंग के लिए आपको रुझान बनाना भी चाहिए। देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए गुजरात के जो नंदीश्री प्लांट के अंदर हुआ, आगे आने वाली रिपोर्ट खराब निकल के आती है तो फिर वो एक दिक्कत रहेगी, बट उसके चांसेस काफ़ी कम है। अगर बाइंग करनी है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं Q1 नंबर्स के आने का। Q1 नंबर्स के आने के बाद यहाँ पर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज अगर Q1 के नंबर्स खराब निकल के आते हैं तो यहाँ पर गिरावट संभव है, तो उन लेवल्स को सोच कर ही यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में विचार दूंगा। बट अदरवाइज जैसे मैंने कहा कंपनी एज सच बहुत बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बहुत मैसिव रिटर्न्स देखी गई है। बट अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा खराब समय चलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वो इसलिए गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली है। अदरवाइज एक मल्टी बैगर कंपनी ज़रूर रहती हुई देखने को मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में, जिसमें अगर आपके पास 10 शेयर है तो वो 100 में कन्वर्ट होने वाले हैं। सो बात करें दोस्तों यहाँ पे स्टील एक्सचेंज के बारे में। स्टील एक्सचेंज कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत मैसिव मल्टी बैगर रहता हुआ देखने को मिला है। जब से कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम यहाँ पर स्प्लिट करने आ रहे हैं, तब से तो स्टॉक में अलग ही मूव आया, 55% बढ़ गया है। स्टील एक्सचेंज ने दोस्तों जो स्प्लिट अनाउंस किया है वो याद रखिएगा ऐसा है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो कंपनी की फेस वैल्यू है, ओल्ड फेस वैल्यू, वो आपको देखने को मिलेगा 10 की है, और अब यहाँ पे जो न्यू फेस वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1 की। तो यहाँ पर जो एक फेस वैल्यू होने वाली है, इसका मतलब कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो वो आपको 10 में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, तो 10 100 में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या स्टील एक्सचेंज अच्छी कंपनी है कि हम यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा 12 तारीख है स्प्लिट डेट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए जिस प्रकार से कंपनी चली है, अभी अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल में हुआ क्या, जैसे कंपनी ने अनाउंस किया कि हाँ हम स्प्लिट करने आ रहे हैं, वैसे स्टॉक के प्राइस में अलग मूव आ गया। लास्ट 6 महीने में बेसिकली यही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप फोकस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो इस बार के जब नंबर्स निकल के आए थे तो कंपनी के जो नंबर्स थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, अच्छे नंबर्स थे। ईपीएस कंपनी का 12.88 का हो गया है, जो जून तक अगर आप देखेंगे सिर्फ 1 का था। तो फंडामेंटल्स भी बोल रहे हैं इस कंपनी के, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फोकस क्या करना है कि एक क्वार्टर बहुत बढ़िया आ जाता है तो
हमको ये देखना है कि लगातार क्वार्टर्स ऐसे आने चाहिए। बिकॉज़ दिसंबर के क्वार्टर में क्या था कि कंपनी का जो यहाँ पर स प्रॉफ़िट था वो ख़त्म हो गया था, सिर्फ़ 11 करोड़ पे आ गया था। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 263 करोड़ हो गया था। लेकिन जैसे ही ये क्वार्टर आया, कंपनी का जो 12 करोड़ का प्रॉफ़िट था वो 112 करोड़ का हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईपीएस जो 1 का था वो 12 हो गया। तो ऐसे नंबर्स अगर लगातार निकालती है तब तो बढ़िया बाइंग है, लेकिन अगर नहीं निकालती है तो डेफ़िनिटली दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।